नमस्ते दोस्तों, बॉन्जोर। मैं हूँ रिमिता। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम सेंट कार्टा एबी रोमानिया से सीधा फ्रांस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने सालों से जिस मूवी का हमने वेट किया, आज मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, जो है नन 2, जो हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 है। दोस्तों, मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज इसके पहले के पार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम हॉरर फैंस के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या नन 2 को कॉन्जरिंग से रिलेट किया जाएगा। क्या नन 2 की स्टोरी एड एंड लॉरेन से कनेक्टेड है या नहीं। ऐसी कई डिटेल्स के बारे में मैं आपके साथ एंड में डिस्कस करूंगी और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। ये बात है 1956 टेरास्कॉन फ्रांस की, जहाँ हम एक फादर और एक बच्चे जैक को देखते हैं, जिसे फादर वाइन लाने के लिए कहते हैं और जैक फादर का हेल्पर है। यहाँ हम एक फोटो देखते हैं जिसमें एक लेडी की आंखें प्लेट में रखी होती हैं, लेकिन आखिर ये कौन है यह आपको एक्सप्लेनेशन में ही पता लगेगा। चर्च में प्रेयर करने के बाद जब जैक वाइन वापस रखने जाता है तो देखता है कि उसकी बॉल उसी रूम में रखी थी जिसे वो बाहर खेल रहा था। उसे हटा के वो वाइन रखता है, लेकिन वो बॉल अब जैक के पीछे थी, जिसे जैक सामने के रूम में मारता है और तभी वाइन बोतल अपने आप टूट जाती है, जिससे डर के मारे जैक वहाँ से भागते हुए ये बात फादर को बताता है। और जब फादर जैक के साथ बाहर देखने जाते हैं तो उन्हें एक जगह धुआं उठता दिखता है और तभी वो शैतान उन्हें हवा में ऊपर उठा के उनके शरीर में आग लगा देता है और उन्हें जैक के सामने जिंदा जला देता है। इसके बाद एंट्री होती है सिस्टर आयरीन की, जो अब एक ननरी यानी कि मठ में रह रही है और यहाँ उसे एक नई सिस्टर मिलती है जो कि है डेब्रा, जिसे आयरीन कन्फेशन के लिए कहती है, लेकिन डेब्रा के पास कन्फेशन करने जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पता चलता है कि डेब्रा के घर को वाइट लोगों ने जला दिया था और उसके पिता ने उसे नन बनने के लिए भेज दिया, लेकिन डेब्रा नन नहीं बनना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की हायर सिस्टर बाकी की नई सिस्टर्स को सेंट कार्टा की कहानी सुनाती हैं, यानी कि नन 1 की कहानी, कि वहाँ की नन्स ने जान दे दी, लेकिन वो काम शैतान का था, क्योंकि वहाँ की एबी के नीचे नर्क का द्वार था जहाँ से शैतान निकला और उसने नन का रूप लिया। जिसके बाद वेटिकन ने वहाँ एक प्रीस्ट और नन को भेजा, यानी फादर बर्क और सिस्टर आयरीन, जिन्होंने ईसा मसीह के खून से उस शैतान को रोका। जिसके बाद उस प्रीस्ट को बिशप बना दिया गया और कहते हैं कि वो नन उसे उबर नहीं पाई और उसे पागल खाने भेज दिया गया। यहाँ ये सिस्टर आयरीन की बात कर रही थी और आयरीन वहीं खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और आयरीन को देख के लग रहा था कि अभी भी उसे सेंट कार्टा का हादसा अच्छे से याद है। इसके बाद रात में आयरीन के पास वहाँ की हेड आती हैं और उससे कहती हैं कि कोई उससे मिलने आया है। जब आयरीन जाके देखती है तो वहाँ फ्रेंची खड़ा था, यानी कि मॉरिस, जो आयरीन से उसे बचाने के लिए कहता है और वो शैतान में बदल जाता है। ये बुरा सपना देख के आयरीन डर के उठ जाती है और अगले दिन यही सपना सच होता है और आयरीन से कोई मिलने आता है, लेकिन यहाँ फ्रेंची नहीं, दरअसल कार्डिनल उससे मिलने आए थे, जिन्हें आयरीन की सच्चाई पता थी। वो आयरीन को बताते हैं कि कई देशों के चर्च में प्रीस्ट और नन ने खुद को मार लिया और फ्रांस में भी एक प्रीस्ट जल के मर गया, यानी वो शैतान वैलक वापस आ चुका है जो पश्चिम यूरोप में बढ़ रहा है। यहाँ पता चलता है कि फादर बर्क मर चुके हैं और अब उस शैतान को रोकने के लिए कार्डिनल सिस्टर आयरीन से कहते हैं, क्योंकि उसने रोमानिया में चमत्कार दिखाया था, अकेले वही जिंदा बची है जिसका सामना उस शैतान से हुआ था और अब आयरीन को पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहा है और उसे क्या चाहिए। जिसके बाद सिस्टर आयरीन फ्रांस के चर्च के लिए निकल जाती है और उसका साथ देने डेब्रा आती है, लेकिन उसकी आस्था गॉड पे पूरी नहीं थी और वो इसीलिए क्योंकि डेब्रा की माँ आग में जलकर मर गई थी और उसके लिए वही भगवान थी। वो भगवान पे विश्वास करना चाहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेब्रा जानती है कि आयरीन को उसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम फ्रांस के ही किसी हिस्से में बने गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं और यहाँ फ्रेंची यानी कि मॉरिस एक सर्वेंट का काम कर रहा था और वो शांत बच्ची सोफी का दोस्त बन गया था। सोफी उसे अपने हाथ से बनाया एक ब्रेसलेट देती है, लेकिन वहाँ की कुछ लड़कियाँ सोफी को बुली करती हैं, ये कह के कि मॉरिस उसका बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ की हेड मैडम लॉरेंट आती हैं और वो बच्चों को क्लास में जाने के लिए कहती हैं। हम देखते हैं कि मॉरिस ने वो ब्रेसलेट उन लड़कियों से लेके पहन लिया था। अगले सीन में हम एक डिलीवरी देने आई लड़की को देखते हैं
जो सामान रख के जा रही होती है कि तभी उसे मॉरिस अजीब तरह से सर हिलाते दिखता है। ये देख के जब वो लड़की वहाँ से भागती है तो उसे वहाँ नन खड़ी दिखती है जो उसे मार डालती है। इसके बाद हम स्कूल की एक टीचर केट को देखते हैं। केट और मॉरिस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और सोफी केट की बेटी है। उधर वो लड़कियां सोफी को स्कूल में बने चैपल में ले जाती हैं जो पहले एक मोनेस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था और वो बंद रहता था। ये लड़कियां सोफी से एक खेल खेलने के लिए कहती हैं जो ताकि एक खिड़की के रंगीन कांच पर गोट की बनी आकृति शैतान को आपको घूरते हुए दिखाती है, खासकर जब सूरज कांच पर इस तरह पड़ता है कि उस गोट की आंखें लाल हो जाती हैं। और वो लड़कियां सोफी से उस गोट की आंख को घूरने के लिए कहती हैं और सोफी को वहीं छोड़ के चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब सोफी बाहर आती है तो इन लड़कियों ने चैपल का दरवाजा बंद कर दिया था और सोफी को चैपल में वैलक की एक झलक एक स्टैचू में दिखाई देती है। सोफी और इन लड़कियों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि वैलक के रूप में एक शैतान वास्तव में इनके पास ही छुपा हुआ है। तभी मॉरिस आके सोफी को बाहर निकालता है और सोफी से पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा, लेकिन सोफी कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। इधर आयरीन और डेब्रा फ्रांस के चर्च में पहुंच गए थे जहां उस शैतान ने फादर को जला के मारा था। तभी आयरीन को जैक का एक विजन आता है जो उसे एक रोजरी देता है और अब ये लोग फादर का रूम देखते हैं जहाँ इन्हें वही फोटो दिखती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। और ये फोटो सेंट लूसी की थी जो अंधों के लिए भगवान की तरह थी। उन्हें मारा गया था और उनके शरीर को आग लगा दी गई थी लेकिन वो जली नहीं, इसलिए मरने से पहले उनकी आंखें नोच ली गई थी। इसीलिए उस तस्वीर में सेंट लूसी की आंखें ऐसे दिख रही थी। यहाँ इन्हें पता लगता है कि फादर के साथ जैक था, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो इस हादसे के बारे में बात करे। वहाँ की सिस्टर आयरीन को ये भी बताती है कि वहाँ एक हेल्पर भी था जो दूसरे दिन ही चला गया और वो रोमानिया से आया था। और आयरीन पहचान जाती है कि वो है फ्रेंची। रोमानिया के हादसे के बाद आयरीन ने उसे थैंक्स बोलने के लिए टमाटर के बीज दिए थे क्योंकि मॉरिस खेती करना चाहता था और मॉरिस ने उस वक्त आयरीन से कहा था कि वो अब हमेशा जुड़े रहेंगे। फ्रेंची यानी मॉरिस के बारे में आयरीन डेब्रा को बताती है। तब उसे ये पता लगता है कि वो शैतान मॉरिस के शरीर में चला गया और इस तरह वो बच गया। जब मॉरिस आयरीन को बचाने वापस आया था, यानी ये सब वो शैतान मॉरिस के जरिए कर रहा है और मॉरिस उसके कब्जे में यानी उस डीमन से पॉसेस्ड है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब वैलक ने सेंट कार्टा एबी में मॉरिस पे हमला किया था तब से मॉरिस अपने साथ उस शैतान का श्राप लिए घूम रहा है। मॉरिस नॉर्मल दयालु तो रहता है, वो सिर्फ तब बदलता है जब वो डीमन मॉरिस को कंट्रोल कर रहा होता है या जब वो बाहर निकलता है। इधर स्कूल में सोफी मॉरिस को पजेस्ड देखती है और अपनी माँ यानी केट को ऊपर जाता देखती है जो सोफी की आवाज सुन नहीं रही थी। ऊपर जाने पे एक दरवाजा खोलने पर वो उस डीमन की झलक देखती है और भविष्य के वक्त में पहुंच जाती है जब लॉरेन की बेटी जूडी ने अपने घर में उस नन की झलक देखी थी। डर के मारे जब वो भागती है तो उसे सामने नन खड़ी दिखती है। तभी उसकी माँ केट बच्चों को लेकर जा रही होती है और सोफी को बुलाती हैं और उस नन यानी डीमन की छाप दीवार पे उभर आती है। इधर आयरीन जैक से मिलती है और वो बताता है कि उसने शैतान को देखा था। जैक को ढूंढते ढूंढते आयरीन एक जगह पहुंचती है जहाँ की रखी बुक्स के पेज पलटते हैं और नन की फोटो बन जाती है। तब डीमन उसे आके डराता है और आयरीन को एक विजन आता है जिसमें एक आदमी एक लेडी की आंखें फोड़ रहा था और उस लेडी के हाथ में एक बॉक्स था और उस लेडी की आंखें चमक रही थी। ये विजन देखने के बाद डेब्रा जब वहाँ आती है तो आयरीन उसे बेहोश मिलती है। उधर लॉरेंट को चैपल के सामने मॉरिस खड़ा दिखता है जिसे एक पल बाद होश आता है और उसे पता नहीं था कि वो वहाँ कैसे आ गया। लॉरेंट उसे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और तब चैपल का दरवाजा खुद हिलता है तो लॉरेंट अंदर जाती हैं जहाँ उन्हें अपने मरे हुए बेटे की झलक दिखती है जो प्रीस्ट का हेल्पर था और कम उम्र में मर गया था और वो शैतान में बदलकर अपनी ही माँ पे हमला कर देता है और वो डीमन लॉरेंट को मार डालता है। उधर आयरीन जब उठती है तो डेब्रा को अपने विजन के बारे में बताती है कि वो डीमन एक प्राचीन अवशेष ढूंढ रहा है जिसके लिए वो मॉरिस को यूज कर रहा है और जब उसे वो मिल जाएगा तो वो मॉरिस को मार देगा। यहाँ डेब्रा बताती है कि जैक खुद उसके पास आया था और वो आयरीन को वो रोजरी देती है जो जैक ने डेब्रा को दी थी। उस रोजरी पे एक निशान था जो डीमन द्वारा मारे गए इंसानों के पास मिला था और इन्हें चर्च की लाइब्रेरी से पता लगता है कि वो निशान एक पारिवारिक चिन्ह है जो कि सेंट लूसी का है। जब उनकी आंखें निकाल ली गई थी तब उनके परिवार को खतरा था और तब से वो सेंट लूसी की आंखों की रक्षा कर रहे हैं, यानी जो मारे गए हैं वो सेंट लूसी के वंशज थे।
और उस डीमन को अपनी पवित्र शक्ति वापस चाहिए, क्योंकि पहले वो एक एंजल था और वो सेंट लूसी के समय भी था, और तब से वो सेंट लूसी के वंशजों को मारता आ रहा है। फ्रांस के दक्षिण में जहाँ लूसी के एक वंशज जो कि एक भिक्षु थे, उनकी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छुपा दिया। उन आंखों को एक मोनेस्ट्री में रखा गया था जो अब एक बोर्डिंग स्कूल है। और अब आयरीन और डेबरा उस स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ आयरीन के पास भी एक कन्फेशन है और वो डेबरा को बताती है कि उसने झूठ कहा था। उसे उसकी माँ के बारे में सब कुछ याद है। आयरीन की माँ धार्मिक थी और कहती थी कि गॉड उनसे खुद बातें करते हैं और उन्हें विजन्स दिखाते हैं। उन्हें भी आयरीन की तरह विजन्स आते थे, लेकिन उसके पिता ने उसकी माँ को पागल समझा और उसे पागल खाने भेज दिया। तब से आयरीन ने अपनी माँ को नहीं देखा। इधर मोरिस का रिश्ता केट और सोफी से करीब का रिश्ता बन गया था और तभी मोरिस की हालत बिगड़ने लगती है और केट देखती है कि मोरिस के गर्दन पे उल्टा क्रॉस का निशान उभरता है। और तभी वो डीमन यानी कि नन उस पेंटिंग से निकल के इन्हें हॉन्ट करती है। और लकीली उसी समय आयरीन और डेबरा वहाँ पहुँचते हैं। जब मोरिस उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, तब आयरीन उसे बताती है कि मोरिस उस डीमन से पजेस्ड है। और तभी वो डीमन यानी कि वैलक मोरिस की बॉडी पे पूरी तरह कब्जा कर लेता है और सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने चला जाता है। उसे आयरीन और डेबरा रोकते हैं और उसे बेहोश करके एक जगह बांध के बैठा देते हैं। दोस्तों, सेंट लूसी की आंखें उसी चैपल में थी जहाँ जाना मना था। अब ये लोग उसे ढूंढने के लिए चैपल में जाते हैं और सोफी उन्हें उस गोट की कहानी बताती है। तब आयरीन को पता लगता है कि उस रंगीन कांच की खिड़की में गोट की आंखों पे पड़ने वाली रोशनी वास्तव में इस बात का संकेत है कि आंखें कहाँ दबी हुई हैं। अब डेबरा कांच पे टॉर्च की रोशनी मारती है जिससे उस गोट की आंखें चमकती हैं और उस जगह पे पड़ती है जहाँ सेंट लूसी की आंखें दबी हुई थी। इन्हें सेंट लूसी की आंखें मिल जाती हैं, लेकिन अब देखते हैं कि उधर मोरिस छूट गया था। सेंट लूसी की आंखों को पाने के लिए वैलक ने डीमन फाइटर्स को वहाँ की लड़कियों पे छोड़ दिया, जिसमें से एक आधा इंसान और आधा गोट जैसा डीमन था। और वैलक ने ही मैडम लॉरेंट को पजेस करके लड़कियों को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। और वो हाफ गोट और हाफ मैन डीमन उनके खून का प्यासा था और वो लड़कियों को घायल कर देता है। इस बीच सिस्टर डेबरा के फेथ का टेस्ट होता है, क्योंकि वो इन लड़कियों को इन डीमन से बचाने की कोशिश कर रही थी जो इस दुनिया के ही नहीं है। उधर सेंट लूसी की आंखों को लेकर सोफी भाग जाती है और उसका पीछा पॉजेस्ड मोरिस करता है। सोफी और मोरिस एक जगह से नीचे गिरने वाले थे, तभी आयरीन सोफी का पीछा करती है और सेंट लूसी की आंखें लेकर मोरिस पे कब्जा किए वैलक को रोकती है। और उन आंखों को पाने के लिए वो डीमन यानी कि वैलक मोरिस को तड़पाना शुरू करता है, क्योंकि इससे आयरीन कमजोर पड़ जाएगी। एक पल के लिए इन्हें लगता है कि मोरिस मर गया। तभी डीमन आयरीन से वो आंखें ले लेता है और उन्हें एब्जॉर्व कर लेता है। वैलक आयरीन के साथ वही करने की कोशिश करता है जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में उस प्रीस्ट के साथ किया था, यानी आयरीन को जिंदा जला देना, और वो आयरीन को आग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि आयरीन को कुछ विजन्स आते हैं और आयरीन के शरीर में आग नहीं लगती, और ये एक चमत्कार था। अब वैलक मोरिस के जरिए सोफी को मारने की कोशिश करता है और वहाँ रखे वाइन्स के बैरल्स टूट जाते हैं। तब आयरीन डेबरा से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है, क्योंकि सच्चे विश्वास की प्रार्थना से वाइन जीसस के खून में बदल जाती है। और ये दोनों प्रे करते हैं और आयरीन की स्पेशल एबिलिटी से वैलक को जलाने में कामयाब हो जाते हैं और वैलक जा चुका था। अब मोरिस डीमन से आजाद था और वो जिंदा था। वो आयरीन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। स्कूल गर्ल्स भी अब सेफ थी और मोरिस सोफी और केट से पॉजेस्ड हालत में किए व्यवहार के लिए सॉरी कहता है। और अब ये एक नई फैमिली बन चुके थे और ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आयरीन को हम अभी भी परेशान देखते हैं और शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मोरिस फ्यूचर में क्या झेलने वाला है। एंड में हम हमारे फेवरेट एड एंड लॉरेन को देखते हैं, जिनके पास फादर गॉर्डन का कॉल आता है और एड को हम ये कहता हुआ सुनते हैं कि फादर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों चलिए इस मूवी की डिटेल्स और इस मूवी की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जब वैलक आयरीन को जला के मारने की कोशिश कर रहा था, तब आयरीन को विजन्स आए थे। आयरीन को सेंट लूसी के विजन्स आ रहे थे और उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास मेरी आंखें हैं। तो यानी ये साफ है कि आयरीन सिस्टर लूसी की ही वंशज है, इसीलिए उसके पास ये स्पेशल एबिलिटी है जिससे उसे विजन्स आते हैं। चलिए अब बात करते हैं एड एंड लॉरेन की द नन मूवी से कनेक्शन की। द नन 2 कॉन्जरिंग की घटनाओं से लगभग 15 साल पहले 1956 में घटी थी। और जैसा कि हम कॉन्जरिंग 1 से जानते हैं
कि एड एंड लॉरेन ने मॉरिस यानी फ्रेंची के केस को हैंडल किया था, जिसने लॉरेन को इतनी बुरी तरह डरा दिया था कि वो 8 दिन तक अपने रूम से नहीं निकली थी। और तब वैलेक डीमन ने लॉरेन को एड के मरने की झलक दिखाई थी और उस वक्त हमने देखा था कि फ्रेंची बूढ़ा हो चुका था। और यहाँ नन 2 की एंडिंग को कॉन्जरिंग से जोड़ा गया है। नन 2 में हमने जाना कि सिस्टर आयरीन को चमत्कार करने और विजन आने की एबिलिटी सेंट लूसी से विरासत में मिली, जो कि लॉरेन की एबिलिटी का भी एक कारण है। दोस्तों, जब डीमन आयरीन के शरीर को आग लगा रहा था तो आयरीन को कुछ विजन्स आए थे, तो उसे अपनी माँ सेंट लूसी और उसके वंशजों की एक झलक दिखी थी और इसी में उसे लॉरेन की झलक दिखी थी। यानी लॉरेन को भी सेंट लूसी का वंशज बताया गया है। लेकिन जरा 1 मिनट पीछे जाना। आपको याद होगा जब लॉरेन एमिटीविल में गई थी तो एक फ्रेम में उनकी आंखों पर फोकस किया गया था। हो सकता है कि वो नन 2 की एक हिंट रही हो, और क्योंकि दिखाया गया है कि सेंट लूसी की वंशज लॉरेन है, तो हो सकता है कॉन्जरिंग द लास्ट राइट यानी कि कॉन्जरिंग 4 में वॉरेंस का अगला मिशन सेंट लूसी की आंखों को ढूंढना होगा। लेकिन रूमर्स ये भी हैं कि वॉरेंस का एक फेमस केस है जो कि है द समर विंड हॉन्टिंग, और द कॉन्जरिंग द लास्ट राइट उसी पे बेस्ड होगी। लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा वो सीन जब सोफी ने वो दरवाजा खोला था, जब उसे लॉरेन के घर की झलक दिखी थी, यानी कॉन्जरिंग 2 का वो सीन जब लॉरेन की बेटी जूडी को नन उनके घर में दिखी थी। लेकिन नन की कहानी 1956 में सेट है और द कॉन्जरिंग 2 की कहानी इसके 21 साल बाद की है। तो हो सकता है कि सेंट लूसी की आंखों ने ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में बनाया हो जिस वजह से सूफी भविष्य की झलक देख पाई, या हो सकता है कि भविष्य की ये झलक वैलेक द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वैलेक पहले भी लॉरेन को एड की मरने की झलक दिखा चुका है। तो हो सकता है कि नन 2 के मिड क्रेडिट सीन्स कॉन्जरिंग 3 के समय से पहले या उसके बाद के रहे होंगे। दोस्तों, एज अ हॉरर फैंस हमें एक अच्छी न्यूज ये मिली कि हमें ये पता चल गया कि कॉन्जरिंग 4 आएगी, जो कि होगी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिस्टर आयरीन लॉरेन से मिलेंगी और आखिर मॉरिस के पोजेशन केस को ये लोग कैसे दिखाते हैं। अगर आप मॉरिस के रियल पोजीशन केस को जानना चाहते हैं तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, जिसे आप आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द नन 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।